सभी दोस्तों का स्वागत है। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। नम होगी जय मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। सिसकियों और चित्कारों से जितना भी हो आकाश भरा, आदर्शों से आदर्श भिड़े। प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही, प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है, धरती की किस्मत फूट रही। सूरज है जग का बुझा हुआ, चंद्रमा मलिन सा लगता है, सबकी कोशिश बेकार हुई, आलोक ना इनका जगता है। क्या उन्हें देख विस्मित होना, जो है अलमस्त बहारों में, फूलों को जो है गूंथ रहे सोने चांदी के तारों में। जो चतुर चांद का रस निचोड़ प्यालों में ढाला करते हैं, भट्टियां चढ़ाकर फूलों से जो इत्र निकाला करते हैं। सूली पर चढ़ा मसीहा को वे फूल नहीं समाते हैं, हम शब को जीवित करने को शायापुर में ले जाते हैं। यह देख नई लीला उनकी, फिर उनने बड़ा कमाल किया, गांधी के लोहू से सारे भारत सागर को लाल किया। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है। क्या एक 17 साल का छात्र देश की सबसे बड़ी शिक्षा संस्थाओं में से एक को अपनी गलती मानने पर मजबूर कर सकता है? क्या कुछ युवा छात्र जिन्हें सोशल मीडिया पर देशद्रोही, पाकिस्तानी और ध्यान खींचने वाले बच्चे कहा गया, वास्तव में एक बड़ी सच्चाई उजागर कर रहे थे? आज की कहानी 3 ऐसे छात्रों की है जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि लाखों विद्यार्थियों के लिए आवाज़ उठाई और आखिरकार सीबीएसई को अपनी ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में खामियां स्वीकार करनी पड़ी। यह कहानी है वेदांत श्रीवास्तव, निसर्ग अधिकारी और सार्थक सिद्धांत की। मई 2026 में सीबीएसई के 12वीं के परिणाम घोषित हुए। दिल्ली के छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने जब अपनी उत्तर पुस्तिका देखी तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उन्हें हैरान कर दिया। उनके अनुसार कई उत्तरों को ठीक से जांचा ही नहीं गया था। कुछ जगह अंक जोड़ने में त्रुटियां थी, कुछ जगह उत्तरों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। ज़्यादातर छात्र इस स्थिति में चुप रह जाते हैं, लेकिन वेदांत ने चुप रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखनी शुरू की और सीबीएसई की ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली पर सवाल उठाए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी भी किशोर के लिए आसान नहीं था। सवाल पूछने की कीमत उठानी पड़ती है। सोशल मीडिया पर वेदांत को भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उन्हें एंटी नेशनल, पाकिस्तानी और ना जाने क्या क्या कहा गया। स्थिति इतनी खराब होगी कि कुछ लोगों ने उनकी निजी जानकारी तक सार्वजनिक कर दी। एक साधारण छात्र अचानक इंटरनेट की भीड़ के निशाने पर था, लेकिन वेदांत पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ यह जानना था कि अगर गलती हुई है तो उसे सुधारा क्यों नहीं जा रहा। उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक एजेंडे की नहीं बल्कि निष्पक्ष मूल्यांकन की थी। और आखिरकार दबाव बढ़ने पर सीबीएसई ने उनकी उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच की। परिणाम 13 प्रश्नों के अंक फिर से जोड़े गए और 4 विषयों में उनके अंक बढ़े, यानी गलती वास्तव में हुई थी। एक और युवा जिसने सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया का नाम है निसर्ग अधिकारी। पश्चिम बंगाल के रहने वाले निसर्ग को लोग एथिकल हैकर कहते हैं। उन्होंने दावा किया कि सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल में गंभीर सुरक्षा खामियां मौजूद हैं। उनके अनुसार इन कमजोरियों के कारण संवेदनशील छात्र जानकारी लीक हो सकती थी। पहले तो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन बाद में सीबीएसई को कुछ खामियां स्वीकार करनी पड़ी। यानी एक किशोर ने उस डिजिटल व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाया जिस पर लाखों विद्यार्थियों का भविष्य निर्भर करता है। अब तीसरा चेहरा सामने आता है सार्थक सिद्धांत का। उन्होंने सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से जुड़े दस्तावेजों और तकनीकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। उनका आरोप था कि प्रणाली को लागू करने और उसके तकनीकी ढांचे में कई ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस आवाज़ को भी विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें भी मीडिया और सार्वजनिक बहस के केंद्र में आना पड़ा। आखिर ये सारा मामला क्या था? सीबीएसई ने पिछले कुछ वर्षों में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली अपनाई। इस प्रणाली में परीक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते हैं। सिद्धांत रूप में यह व्यवस्था तेज, आधुनिक और पारदर्शी दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह था, क्या तकनीक अपनाने पर निष्पक्षता सुनिश्चित हो जाती है? क्या पर्याप्त परीक्षण दिया गया? क्या गुणवत्ता नियंत्रण के पर्याप्त उपाय मौजूद थे? क्या त्रुटियों को पहचानने और सुधारने की व्यवस्था मजबूत थी?
इन्हीं प्रश्नों को लेकर जब पूरी बहस शुरू हुई, जब जनरेशन जेड ने कहा जवाबदेही चाहिए। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है कि तीनों युवा अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, एक छात्र, एक एथिकल हैकर और एक तकनीकी विश्लेषक, लेकिन तीनों में एक बात समान थी। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि बड़े संस्थानों से सवाल नहीं पूछे जा सकते। यह केवल अंक बढ़ाने की लड़ाई नहीं थी, यह जवाबदेही की मांग थी। यह उस पीढ़ी की कहानी है जो इंटरनेट पर पैदा हुई, डिजिटल दुनिया में बड़ी हुई और जो यह जानती है कि यदि कोई प्रणाली गलत है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। इतिहास हमें बताता है कि कई बार बड़े बदलाव किसी बड़े नेता या आंदोलन से नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति के सवाल से शुरू होते हैं। एक छात्र का सवाल, एक प्रोग्रामर की जिज्ञासा, एक नागरिक की असहमति, और यही लोकतांत्रिक समाज की ताकत है। संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनका जवाबदेह होना, क्योंकि शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का नाम नहीं है। शिक्षा का असली अर्थ है सवाल पूछना, तर्क करना और सत्य की खोज करना। ये सिर्फ शिकायत करने वाले छात्र नहीं थे। अक्सर जब कोई युवा व्यवस्था पर सवाल उठाता है तो उसे केवल नाराज छात्र समझ लिया जाता है, लेकिन वेदांत, निसर्ग और सार्थक की कहानी इससे कहीं बड़ी है। इन तीनों के पीछे एक विचार था, एक दृष्टिकोण था और एक बेहतर समाज का सपना था। निसर्ग अधिकारी का सवाल, क्या हम दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं? निसर्ग अधिकारी सिर्फ एक एथिकल हैकर नहीं है, वे भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि विद्यार्थी अपनी पूरी जिंदगी आईआईटी में प्रवेश पाने की दौड़ में क्यों लगा देते हैं, जबकि विश्व की शीर्षक रैंकिंग वाली संस्थाओं में भारतीय आईआईटी अक्सर बहुत पीछे दिखाई देते हैं। इनकी जगह 100 संस्थानों में भी नहीं है। उनका तर्क था कि यदि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना बन जाए तो नवाचार और स्वतंत्र सोच पीछे छूट जाती है। निसर्ग का मानना है कि युवाओं को केवल नौकरी के लिए नहीं बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए तैयार किया जाना चाहिए। निसर्ग का एक और विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वे ऐसा समाज चाहते हैं जहां लोग धर्म, जाति, पहचान या व्यक्तिगत जीवन शैली के आधार पर एक दूसरे को कमतर न आंकें। उनके अनुसार समाज को धार्मिक पहचान के बजाय वैज्ञानिक सोच और मानवीय मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। उनका मानना है कि भारत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशीलता और आलोचनात्मक सोच को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि जब समाज सवाल पूछना बंद कर देता है तब प्रगति भी रुक जाती है। जब सवाल पूछना डर पैदा कर दे। इस पूरी बहस का एक मानवीय पक्ष भी है। रिपोर्ट के अनुसार जब मामला राष्ट्रीय सतह पर चर्चा का विषय बन गया तब सार्थक सिद्धांत को यह डर सताने लगा कि अपने गृह नगर लौटने पर उन्हें विरोध या शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पत्रकार लगातार उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें अपनी सामान्य दिनचर्या छोड़नी पड़ी। यह दिखाता है कि सार्वजनिक मुद्दों पर आवाज उठाने की कीमत कभी कभी बहुत व्यक्तिगत भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सवाल वापस नहीं लिए। बचपन से मिली तर्क और विवेक की सीख, सार्थक की सोच के पीछे उनके परिवार का भी बड़ा प्रभाव रहा। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता का दृष्टिकोण काफ़ी व्यवहारिक और प्रगतिशील था। उनके पिता ने बचपन में ही उनमें तर्क, विवेक और वैज्ञानिक सोच के बीज बोए। वे केवल परंपराओं को मान लेने के बजाय उनके पीछे के कारण समझने पर जोर देते थे। सार्थक बताते हैं कि कम उम्र से ही उन्हें धर्म, दर्शन और आस्था जैसे विषयों पर प्रश्न पूछने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शायद यही कारण है कि जब उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में कोई समस्या देखी तो उन्होंने उसे अनदेखा करने के बजाय उसके बारे में सवाल पूछना चुना। और शायद यह इसी पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। इन युवाओं ने केवल एक तकनीकी खामी की ओर ध्यान नहीं दिलाया, उन्होंने यह भी दिखाया कि लोकतंत्र में नागरिकता का अर्थ केवल नियम मानना नहीं बल्कि आवश्यक होने पर सवाल पूछना भी है। और सवाल पूछने की यह आदत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पहली सीढ़ी है। आज का अंक मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।